नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। शनिवार 17 नवंबर से होगा नवरात्रि पर्व का शुभारंभ। शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया जाएगा नवरात्रि पर्व। पति ने मां बेटी की बेरहमी से की हत्या के बाद सबको टुकड़े टुकड़े काट कर फेंकने की जा रही थी कोशिश। किसानों की उम्मीद पर पानी फेर रहा कंडो रोग, किसानों की बढ़ी मुसीबतें। और रीवा जिला पंचायत सीईओ के ड्राइवर की दादागिरी आई सामने, बाबूलाल चतुर्वेदी के ऊपर किया जानलेवा हमला। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। नवरात्रि में क्या होगी व्यवस्थाएं? कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन द्वारा जारी की गई है गाइडलाइंस। विश्व भर में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आगामी नवरात्रि पर्व पर शासन प्रशासन द्वारा किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं और क्या क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं, इस संबंध में विस्तार से जानने के लिए देखिए रीवा दर्शन की यह खास रिपोर्ट। कोरोना काल को देखते हुए इस वर्ष नवरात्रि पर्व पर शासन प्रशासन स्तर पर किए जा रहे इंतजामों के संबंध में रीवा हुजूर एसडीएम फरहीन खान से बात की गई। उन्होंने बताया कि नवरात्रि में संक्रमण का खतरा न बढ़ने पाए, इस बात को देखते हुए दुर्गा पंडालों में शासन की गाइडलाइन जारी की गई है। दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने पंडालों के लिए एसडीएम से अनुमति लेनी पड़ेगी। साथ ही पंडाल में बनाई जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में थाना प्रभारी को भी लिखित में आवेदन देना पड़ेगा। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सैनिटाइजर रखना आदि कई शासन की गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। इसी तरह से विसर्जन के लिए भी 10 लोगों को परमिशन दी जाएगी। ज्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठा होने पर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। नवरात्रि पर्व को देखते हुए हमारे शहर के अंदर जितनी भी दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित होंगी उन सभी के लिए अनुमति लेना अनिवार्य हो गया है। अनुमति के साथ साथ उनके विसर्जन में जितने लोग शामिल होंगे उन 10 लोगों की सूची उनको अनिवार्यता हमारे कार्यालय में और थाना प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। इसके अलावा उनसे ये भी शपथ पत्र लिया जा रहा है एक तरीके से कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएंगे, सैनिटाइजर रखेंगे और कोविड की जितनी गाइडलाइंस हैं उनका पालन करेंगे। इसी तरह से नवरात्रि को देखते हुए रानी तालाब में मेला प्रतिबंधित रखा गया है। साथ ही दर्शन के लिए बाहर से व्यवस्था बनाई गई है। गर्भगृह को पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा गया है। आइए इस संबंध में हम आपको हुजूर एसडीएम से रूबरू कराते हैं, जो आपको शासन प्रशासन की गाइडलाइन से अवगत कराएंगी। हमारे यहाँ रानी तालाब में बहुत बड़ा कार्यक्रम पहले आयोजित होता था, तो इस बार हमने वहाँ मेले को प्रतिबंधित कर दिया है। शासन की गाइडलाइन के अनुसार वहाँ पर केवल दर्शन की अनुमति रहेगी। उसके लिए हमने पूरी बैरिकेडिंग करवा दी है। लोगों को वहाँ रुकने नहीं मिलेगा, गर्भगृह के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। मात्र बाहर से दर्शन करके जितने भी हमारे दर्शनार्थी हैं वो जा करके वापस। नवरात्रि पर्व को देखते हुए रानी तालाब परिसर में जारी गाइडलाइंस व अन्य व्यवस्थाओं को लेकर मंदिर के महंत देवी प्रसाद से बात की गई, तो उन्होंने भी इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। देखिए, ये 17 से 25 तक चलने वाला उत्सव जो है माँ भगवती का, आदिशक्ति का जो है, तो उत्सव रूप मेला लगेगा जिसमें 9 देवियों का जो है पूर्ण दर्शन कराया जाएगा। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, चतुर्थी कोशभाण्डेति, पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम काल्यानीति च, सप्तम कालरात्रि च, अष्टम महागौरती, नवम सिद्धात्री का 9 दुर्गा का जो है 9 रूप का दर्शन कराया जाएगा। ये 17 से 25 तक चलेगा। और इस बार जो है तो स्नान बंद रहेंगे और बाहर से ग्रिल रेलिंग द्वारा व्यवस्था की गई है, तो सभी श्रद्धालु भक्त जो है ग्रिल और रेलिंग के द्वारा ही दर्शन कर पाएंगे। और भंडारे वगैरह के लिए भी वर्जित है कि भंडारा वगैरह इत्यादि नहीं होगी, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। मास्क अनिवार्य जरूरी, बगैर मास्क के किसी को दर्शन नहीं किए जाएंगे। तो बाहर से ही डॉक्टर की व्यवस्था भी की गई है कि जहाँ की कोरोना का जांच होगा तो मेन गेट से ही डॉक्टर लोग बैठेंगे, वहीं से कोरोना जांच होकर के तब लोग अंदर यहाँ प्रवेश करेंगे। और यहाँ मेन गेट से निकासी द्वार तक जो है तो ग्रिल के अंदर रहेंगे लोग बाग। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान दिया गया है कि भाई 1 मीटर से 2 गज की दूरी रखा जाए। और मंदिर जो है शाम को 8 बजे बंद हो जाएगा और सुबह जो 5 बजे आरती होगी माई की,
और 1 बजे तक खुला रहेगा, 1 बजे फिर बंद हो जाएगा, शाम को 4 बजे खुलेगा, शाम को 8 बजे तक, और 8 बजे माई की आरती होगी 7 बजे। हाँ, हर साल भीड़ बढ़ती है, माई की कृपा होगी तो इस बार भी भीड़ कमज़ोर नहीं रहेगी, क्योंकि जब बड़े मुश्किल में तो माई का दर्शन लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि पिछले नवरात्र में भी लोग ताकि रखें कि माई के दर्शन हो जाते, नहीं हुए, लेकिन इस बार सौभाग्य प्राप्त हुआ तो हर आदमी सोचेगा, लालसा है कि 1 मिनट माँ की एक झलक हम देख लें। तो श्रद्धा तो लोगों की बहुत तेज है, और ये माँ का ऐसा स्थान है कि यहाँ हम देखते देखते, हमारे पिताजी थे वो भी देखते थे, हम भी करते चले आ रहे हैं। तो पहले में आज तो बहुत अपेक्षा हो गई है, तो यह मान लीजिए अष्टमी नवमी की लाखों की भीड़ मात्रा में यहाँ आती है, तो कुछ भी कम से कम भी होगा तो 50,000 तो कहूँगा जानी चाहिए हैं अष्टमी नवमी का दर्शन कम से कम। वैसे अपील में यही करेंगे कि जो प्रबंधक समिति की व्यवस्था बनाई गई है उन्हीं व्यवस्थाओं अनुसार लोग आकर के अम्बाई का दर्शन करें और जाते जाएं। उसमें नोक झोंक करने की जरूरत नहीं कि ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई गई, क्यों नहीं बनाई गई है, क्योंकि जहां और दिक्कत देखी जाएगी उसकी व्यवस्था और बनाई जाएगी, लेकिन जहां तक सुचारू रूप से व्यवस्था बनाएगी उसी व्यवस्था के अनुसार लोग आते रहे जाते रहें। गर्भगृह में प्रवेश नहीं रहेगा, बाहर से लोग दर्शन करें, प्रणाम करें, प्रसाद चढ़ाएं, माला फूल चढ़ाएं, और अंदर प्रवेश नहीं रहेगा। स्नान बिल्कुल बंद है। पति ने पत्नी व बच्चों को उतारा मौत के घाट। घटना मऊगंज थाना क्षेत्र के डूडा रामनगर दुआरी की है, जहां पर एक दिल को दहला देने वाला वाकया सामने आया है, जिसमें एक पति ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए अपनी पत्नी व मासूम बच्ची की निर्मम हत्या कर दी। इतना ही नहीं, बेरहम पति हत्या के बाद पत्नी व बच्ची के शव को टुकड़े टुकड़े में काटकर बोरे में भरकर करने की फिराक में था। आखिरकार समाज को क्या हो गया है? क्या इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, या क्या अब किसी भी रिश्ते में कोई लगाव या अपनापन नहीं रह गया? इस तरह के कई सवालों को जन्म देने वाले कई कारनामे आज हमारे समाज में लगातार घटित हो रहे हैं, जो मानवीयता के साथ साथ सभी रिश्ते नातों को भी तार तार कर रहे हैं। कुछ इसी तरह का एक वाकया सामने आया रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र के ग्राम डूडा रामनगर दुआरी में, जहां पर एक बेरहम पति व क्रूर पिता ने अपनी मासूम पुत्री व बच्ची की बड़ी निर्दयता के साथ हत्या कर दी। इतना ही नहीं, निर्दयता की सारी हदें पार कर क्रूर पिता व पति ने माँ बेटी के शवों के छोटे छोटे टुकड़े कर एक बोरे में भरकर रख दिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक हिंसलाल साकेत की पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद हिंसलाल ने अपनी विधवा भाभी से पुनः दूसरी शादी रचा ली। इसकी 1 वर्ष की मासूम बेटी भी थी। दोनों माँ बेटी की हत्यारे पिता व पति ने बेरहमी से हत्या कर बोरे में भरकर घर में छिपा दिया और उसी घर में स्वयं मौजूद रहा और लोगों को दिखाने के लिए खुद को सामान्य तरीके से पेश कर रहा था। इस घटना के संबंध में लोगों को कोई शक न हो और वह रात के अंधेरे में दोनों शवों को ठिकाने लगा सके। जानकारी के मुताबिक हत्यारे ने इस घटना के बाद साक्ष्य मिटाने, घर की साफ सफाई व पुताई की कि कहीं खून के निशान ना दिखे। हालांकि 2 दिन बीतने के बाद आसपास के लोगों को किसी अनहोनी घटना की शंका हुई, जिसके बाद लोगों ने उसके घर जाकर देखा तो होश उड़ गए। वहीं लोगों ने हत्यारे हिंसलाल को पकड़कर वहीं पर बांध दिया। फिर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्या का खुलासा किया। घटना के संबंध में मृतका के लड़कों का कहना है कि घटना की रात पिता घर में शराब और अंडे लेकर आया था। फिर राजबहोर, महेश व स्वयं तीनों लोग घर में बैठकर खाए पिए। इस दौरान हम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया गया था। बेटा क्या नाम है आपका? सूर्यकांत साकेत। अच्छा, ये तुम्हारे पिता ने मम्मी की हत्या कर दी है? नहीं, हाँ, मम्मी की। हैं? मम्मी की। मम्मी के किए हैं। कौन कौन थे उसमें? 3 जने। 3 लोग थे। हाँ। कौन कौन? एक जने राजभर, हिंसलाल, महेश। बेटा क्या नाम है? कृष्ण कुमार। ये तुम्हारी मम्मी है जो खत्म हो गई? हाँ, क्या घटना घटी? कल शाम को अंडा बनाए थे, दारू ले आए थे, पिए थे और फिर हमको लोग को भगा दिए थे, फिर मारे थे। ये कौन कौन थे इसमें? महेश, हिंसलाल, राजबहोर। अच्छा, उस फिर क्या देखा आपने कुछ देखा? हमको भगा दिए थे, हम अपने घर चले गए थे, अपने घर मारे हैं। अच्छा, मम्मी से कुछ विवाद भी हुआ था क्या? नहीं को। हम्म। हाँ।
वहीं इस हृदय विदारक घटना के संबंध में रीवा पुलिस कप्तान राकेश कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने पूरी घटनाक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया और कहा कि घटना कारित करने वाले आरोपी को हिरासत में लिया गया है और सबों को जब्त कर उनका पीएम कराया जा रहा है। मऊगंज में दुआरी गांव में पति ने अपनी पत्नी और बच्ची की हत्या कर दी। जिसकी हत्या की वो उसकी दूसरी पत्नी थी जिसका नाम प्रमिला था। प्रमिला के साथ साथ अपनी एक सवा साल की बच्ची की भी उसने हत्या की और ये हत्या की घटना परसों और कल के दरमियानी रात है, यानी 14 और 15 की दरमियानी रात में उसने की थी। हत्या करने के बाद उसने 100 के टुकड़े भी किए और 100 के टुकड़े करने के बाद वो एक बोरी में भर दिया था। फिर उसने जहाँ पे हत्या की थी उस आंगन को उसने बढ़िया तरीके से लीपा पोता ताकि लोगों को पता न चले, लेकिन गांव के कुछ लोगों को शक हुआ। फिर उन्होंने उससे पूछताछ करी तो उनको शक जैसे उनको लगा कि इसने कुछ गड़बड़ किया, उन्होंने तत्काल डायल 100 और थाना प्रभारी को अवगत कराया। पुलिस ने पहुंचा और आरोपी इंचलाल साकेत को गिरफ्तार किया। एक कंबल में और एक बोरी में उसने रेड बॉडी भरी हुई थी। उसका उद्देश्य यही था कि रेड बॉडी का उसको डिस्पोजल करना है। इस उद्देश्य से उसकी हत्या की थी और आरोपी को हिरासत में लिया गया है और घटना के अन्य पहलुओं की जाँच की जा रही है। किसानों की उम्मीद पर कंडो रोग ने फेर दिया पानी। इस वर्ष धान की फसल में अच्छी पैदावार को लेकर किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन धान की अच्छी पैदावार को पूरी तरह से धान में लगने वाले कंडो रोग ने किसान के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। किसानों को ऐसा लग रहा था कि इस वर्ष धान की बम्पर पैदावार होने से अच्छा खासा मुनाफा होगा, परंतु इस रोग ने ऐसी तबाही मचाई है कि किसानों को लागत निकालना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। एक बार फिर किसानों के सामने समस्याओं का पहाड़ टूटता दिखाई पड़ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह धान की फसल में लगने वाला कंडो रोग है, जिसकी वजह से अन्नदाता अत्यंत चिंतित दिखाई दे रहा है और उसके माथे पर चिंता की लकीर साफ देखी जा रही है। किसान अपने खून पसीने की कमाई को लगाकर धान की फसल को तैयार किया और इस उम्मीद में था कि इस वर्ष धान की पैदावार बेहतर होगी, जिसके बाद किसान घाटे से उबर सकेगा, लेकिन कंडो रोग ने पूरी तरह से तैयार फसल को नष्ट कर दिया है। आपको बता दें कि फफूंद जनित यह रोग किसानों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। इस वर्ष धान की फसल बहुत ही अच्छी थी और किसान ज़्यादा मुनाफे की उम्मीद में था और इसी बात से किसानों के चेहरे भी खिले हुए थे, लेकिन कंडो रोग ने किसानों की मुसीबत को बढ़ा दिया है, जिसके बाद किसान को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो इन्होंने लागत लगाई है उसका आधा भी निकालना मुश्किल हो रहा है। इस रोग को फॉल्स स्पंट रोग के नाम से भी जाना जाता है, जो शुरुआती दौर में धान की बालियों पर हल्की व छोटी गांठ के रूप में पीले रंग में दिखाई देता है और बाद में काले रंग की बड़ी गांठों के रूप में दिखाई देता है और धान से पाउडर उड़ने लगता है। मौसम परिवर्तन के समय यह रोग अत्यंत तेजी से फैलता है। इस रोग की वजह से धान की फसल को 60 से 70% तक का नुकसान होता है। इससे बचाव की दिशा में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा लगातार कई प्रयास करते हुए किसानों को भी जागरूक किया जाता है। साथ ही इस रोग से बचाव को लेकर कई उपाय भी बताए जा रहे हैं। इस रोग से बचाव के लिए जो जरूरी दवाएं हैं, अगर उनका छिड़काव समय रहते कर लिया जाए तो इसका प्रकोप कम हो सकता है। इसके अलावा जहां इसकी शुरुआत हो, किसान तत्काल धान की बालियों को काट ले, जिससे इसका प्रभाव दूसरे पौधों पर ना पड़ने पाए, क्योंकि जहां जहां इसका पाउडर पड़ता है वहीं पर इसका ज़्यादा असर दिखाई देता है। धान की फसल में आभासी कंडवा रोग का प्रकोप देखने को मिलता है, जिसमें हमारे धान में जो बालियां होती हैं, बाली के दाने फट जाते हैं, जिसको हम लोग लाई फूटना कहते हैं। इस रोग के प्रबंधन के लिए हम किसानों को अक्सर सुझाव देते हैं कि यह रोग का प्रकोप जैसे ही बाली निकलती है तब होता है, तब उसका एक छिड़काव करें, और दूसरा जब हमारी बालियाँ फूल की अवस्था में होती है तब छिड़काव करना चाहिए। इस रोग के नियंत्रण के लिए हम मुख्य रूप से प्रोपिकोनाजोल का प्रयोग करने का सुझाव देते हैं 1 ml प्रति लीटर की मात्रा में। अगर ये दवा ना हो उपलब्ध तो फिर दूसरी दवाएं हैं टेबुकोनाजोल, इसको हम लोग 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी की मात्रा में प्रयोग करने के लिए सुझाव देते हैं। तीसरी दवा है क्लोरोथैलोनिल, इसका हम 25 ग्राम प्रति टंकी की मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं, लगभग 1.25 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं। और चौथी दवा है जो नया कम्बिनेशन निकला है एजॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनकोनाजोल, इसका 1 ml प्रति लीटर मात्रा में हम प्रयोग करते हैं।
तो इससे हमें रोग के प्रसार को रोकने में काफ़ी सहायता मिलती है और हमारे पौधे स्वस्थ रहते हैं। कितना नुकसानदेह है ये रोग जो है, कितना? देखिए, ये इस रोग के नुकसानी का आकलन है कि ये किस अवस्था में आता है। मान लीजिए हमारे धान पकने की अवस्था में है, लगभग 2 हफ्ते बचा है, तब इस रोग का प्रकोप दिखना शुरू होता है, तो नुकसानी 1-2% होती है। मान लीजिए ये धान में शुरुआती अवस्था में आ जाए, हमारे जैसे धान को पकने में अभी 1.5 महीने बचा है, तो इसकी नुकसानी का जो प्रतिशत है वो ज़्यादा होता है। हालांकि किसानों की माने तो इस रोग का प्रकोप जब बढ़ता है तो दवाई भी बेअसर साबित होती है और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। यहाँ खेती में तो तरह तरह की समस्याएं हैं। जैसे अभी इस समय तो वर्तमान समय में कंडू लग गया है और ये कंडू से भारी माने पूरी धान क्षतिग्रस्त हो गई है और इसका कोई वो भी नहीं है, माने आपका उपचार भी नहीं है इससे मतलब माने निपटा जा सके। तो इस तरह मतलब खेती में तरह तरह की समस्याएं आती रहती हैं। जब तक आदमी मतलब माने काट गाह के इसको अंदर नहीं ले जाता तब तक माने कोई न कोई समस्या बनी रहती है। जितना लागत हम लगाते हैं उसका माने आधा भी निकाला है तो बड़ी आदमी भाग्य समझता है कि चलो कम से कम आधा तो सुल हो गया। अब वो उम्मीद तो माने आदमी पहले यही लगा के सोचता है कि हमको मिलेगा, लेकिन जब इस तरह के रोग लग जाते हैं तब फिर हो गया, आदमी पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता कि हमको अब इसमें से नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। नुकसान ही नुकसान चारों तरफ दिख रहा है। जितना मतलब अन्य आदमी लागत लगाता है वो निकलने में बड़ी दिक्कत जा रही है। इस समय तो सर कंडवा ही परेशान किया है और इससे सर कोई उम्मीद समझ में आ नहीं रही है कि हम लोग आगे क्या करें। इतनी लागत लगाए हैं सर शुरू से लेके आए अभी तक में, अब जो पकने और काटने की उम्मीद आई तो ये कंडवा सर सामने आ गया। इससे हम लोग बहुत निर्भस हैं, लगता है अब आगे क्या करेंगे सर। अरे इसमें तो सोच लिए लगवाई और निदाई 3 लाख रुपए इतना लग गया सर। और आगे जो आने वाली फसल है अब उसके लिए हम लोग क्या करें, काहे से अब करेंगे सर। यही सब समस्या है, कोई ना यहाँ सुनने वाला है ना कोई देखने वाला है। इससे कुछ नहीं हो पाएगा सर। जुट्टी लगता है कि ये हम लोग लगाए हैं उतना भी नहीं आ पाएगा और खाने के लिए तो बातें ही। जिला पंचायत सीईओ के ड्राइवर की दादागिरी। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के खामहा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर पुरानी रंजिश को लेकर रीवा जिला पंचायत सीईओ के ड्राइवर महेश दुबे ने महिला एवं बाल विकास विभाग में वाहन चालक के पद पर पदस्थ बाबूलाल चतुर्वेदी के साथ जमकर मारपीट की है। घटना के बाद घायल बाबूलाल चतुर्वेदी को इलाज के लिए संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। साथ ही मारपीट की इस वारदात की रिपोर्ट सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है। संजय गांधी हॉस्पिटल में इलाज करा रहे घायल बाबूलाल चतुर्वेदी ने बताया कि गत दिवस रात तकरीबन 8 से 9 बजे के बीच वो सीधी दौरे से रीवा लौट कर आए और अधिकारी को उनके आवास पर छोड़ने के बाद अपनी बाइक से घर जा रहे थे। इसी बीच खामहा गांव में मैरिज गार्डन के पास खड़े जिला पंचायत सीईओ के चालक महेश दुबे ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की और बेहोशी हालत में छोड़कर वहां से भाग निकला। होश आने पर परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारे साथ ये हुई कि मैं कल दौरे में गया था सीधी महिला बाल विकास में, जॉइंट डायरेक्टर का मैं वाहन चालक हूँ। कल हमारा दौरा था सीधी जिले का। सीधे जिले से मैं शाम को वापस आया तो अधिकारी के बंगले में गाड़ी खड़ा किया और अपनी बाइक लेकर घर जा रहा था शाम को। तो गांव में ही महेश प्रसाद दुबे हमको रुका लिए मैरिज गार्डन के पास, ग्राम खामहा में मैरिज गार्डन, वहाँ हमको रुकाए। हम गांव घर के नाते मैंने रुक गए, उनके पास गए। वो गाली गुप्ता करने लगे। हम कहे भाई क्या बात है, कैसी आप गाली गुप्ता क्यों कर रहे हो? कहीं साले तुम जाओ ज़्यादा वो होगा, मादर बेटी दुनिया भर के गाली दिए। हमसे लपट पड़े। बगल में नाला था, उसी में हमको उठा के दे मारे। अब नाला में अब क्या हुआ, जब हम वो किए तब पत्थर मारे, तब पत्थर हमारे यहाँ लगा। अब हम उठना भी अब मुनासिब नहीं हुआ, हमारा हाथ पैर नहीं चलता था। महेश प्रसाद दुबे वो खामहे के हैं, वो सीईओ जिला पंचायत अपने रीवा के वाहन चालक वो भी हैं। इसीलिए गांव के उसमें से हम खड़े भी हो गए। घटना की शिकायत यहीं कल 108 के माध्यम से यहाँ एडमिट हुआ हूँ। और ये हमारी पुरानी रंजिश थी, बाकी तो हमारा कोई वो दुबे हैं, हम चतुर्वेदी हैं। ज़मीनी विवाद भी हमारा उनका नहीं है। हो सकता है कुछ अपने मन में लिए रहे। जिले में महिलाओं एवं बच्चियों के साथ लगातार हो रही घटनाओं को लेकर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा रीवा पुलिस कप्तान को सौंपा गया ज्ञापन।
रीवा जिले में महिलाओं एवं नाबालिग बच्चियों के साथ आए दिन हो रही दुष्कर्म व गैंगरेप की घटनाओं को लेकर चिंता जाहिर करते हुए संगठन के जिला प्रमुख हरिओम तिवारी के निर्देशन पर तथा प्रखंड संयोजक शिवा बंसल समेत विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष एडवोकेट आनंद मूर्ति तिवारी के नेतृत्व में रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा गया है। रीवा एसपी को ज्ञापन सौंपने के पश्चात विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के पदाधिकारियों ने कहा कि लगातार जिले में युवतियों व महिलाओं के साथ हो रही घटनाएं कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही हैं। एक तरफ जहां महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ नाबालिग व मासूम बच्चियों को भी दरिंदों की दरिंदगी का शिकार होना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में जहां बेटियों को शहर में पढ़ने के लिए छोड़ने वाले माता पिता के माथे में चिंता की लकीर है, वहीं बच्चियों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रही है। इन तमाम बातों को लेकर सामाजिक संगठनों के साथ साथ आम जनमानस में आक्रोश दिखाई दे रहा है। इसी बात को लेकर रीवा एसपी को ज्ञापन सौंपकर इस समस्याओं से निजात दिलाने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने के पश्चात विश्व हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष एडवोकेट आनंद मूर्ति तिवारी ने आरोप लगाया है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, जिसकी वजह से देश व जिले के हालात अच्छे नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ बढ़ रहे अपराधों में एफआईआर व गिरफ्तारियां होना बस पर्याप्त नहीं है, बल्कि जरूरी ये है कि पुलिस इन मामलों में तेजी के साथ अनुसंधान करे। साथ ही ऐसे अपराधियों को तत्काल सजा दिलाएं, जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। कि हम महिलाओं के प्रति महिलाओं और बच्चियों के प्रति जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, उनको प्रताड़ित करने की घटनाएं हो रही हैं, उनको लेकर हम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने आए हैं कि महिलाओं को समुचित सुरक्षा प्रदान की जाए। जिन लोगों के साथ घटनाएं हुई हैं उनमें अपराधियों के ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जो घटना से आहत हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। हम आम आदमी के साथ हैं, हम फरियादी के साथ हैं, पीड़ित के साथ हैं। हम किसी पार्टी दल या संगठन से हमारा कोई मतलब नहीं है। जो भी आएगा वो हमारा विरोधी है, जो अपराधियों को संरक्षण देगा वो हमारा विरोधी है, उसके खिलाफ हम हैं, उसके खिलाफ हम उतरेंगे। विश्व हिंदू परिषद अंतर्गत बजरंग दल है। बजरंग दल के हमारे हनुमान प्रखंड के लोगों की ये सोच है, हनुमान प्रखंड लोगों का ज्ञापन है। हनुमान प्रखंड के सारे लोग इकट्ठे हैं, हनुमान प्रखंड के लोग मिलकर और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दें। मैं आनंद मूर्ति तिवारी, नगर अध्यक्ष हूँ बजरंग दल का। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। शनिवार 17 नवंबर से होगा नवरात्रि पर्व का शुभारंभ। शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया जाएगा नवरात्रि पर्व। पति ने मां बेटी की बेरहमी से की हत्या। हत्या के बाद सबको टुकड़े टुकड़े काटकर फेंकने की जा रही थी कोशिश। किसानों की उम्मीद पर पानी फेर रहा कंडो रोग। किसानों की बढ़ी मुसीबतें। रीवा जिला पंचायत सीईओ के ड्राइवर की दादागिरी आई सामने। बाबूलाल चतुर्वेदी के ऊपर किया जानलेवा हमला। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।